राजस्थान का एक छोटा सा गांव है जसवंतपुरा। इस जसवंतपुरा गांव के पास एक तालाब है और तालाब किनारे एक इंसान का कटा हुआ सिर मिलता है। गांव वाले जैसे ही उस सिर के करीब जाते हैं पता लगता है कि उस सिर को बुरी तरीके से जलाया गया है। पहली नजर में लोगों को लगा कि हो सकता है कि किसी ने इसे अंगीठी में जलाने की कोशिश की हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसे गैस के ऊपर रखकर जलाया गया है, वही गैस जो किचन में इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी भी उस कटे हुए सिर की बॉडी आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी। गांव वाले आसपास नजर दौड़ाते हैं तो पता लगता है कि आसपास खून की छींटे हैं, कपड़े पड़े हैं, लेकिन बॉडी का अता पता अब भी नहीं था। जब तक ये खबर गांव वालों में फैलती है पता लगता है कि गांव के ही एक शख्स के कुएं के अंदर एक बॉडी तैर रही है और उसका सिर नहीं है। गांव वालों को देर नहीं लगा, समझते कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से मेल खाते हों। फौरन ही आनन फानन में पुलिस को इसकी इत्तला की जाती है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और जानने और समझने की कोशिश करती है कि भैया ये लाश किसकी है। पुलिस भी जैसे ही उस सिर को उठाती उसे समझ में आ जाता है कि इस सिर से पहचान कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब वो आसपास तलाशी अभियान चलाती है और 2 किलोमीटर दूर ही पुलिस को एक प्लास्टिक बैग, एक जूट बैग और उसमें खून से सने कपड़े मिलते हैं। याद रखिएगा, एक बहुत अहम सबूत होने वाला था, प्लास्टिक बैग, जूट बैग और उसमें खून से सने कपड़े। अब बारी थी गांव वालों के मुताबिक कि कुएं के अंदर एक लाश है। अब उस गांव वालों का ये भी कहना था कि देखिए भैया, उस कुएं से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और इसे फटाफट हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे पूरे गांव का जो पानी है प्रदूषित हो रहा है। फौरन ही मौका वारदात पर पुलिस वहां पर जाती है और धीरे धीरे कर किसी भी तरीके से उस लाश को निकालने की कोशिश करती है। अब लाश की पैकिंग भी की गई थी। दरअसल 2 चादर को सिलकर या बांधकर उसके अंदर एक लाश को पूरे नग्न अवस्था में, मतलब पूरा उसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था, नंगा करके उसे एक टॉवल के जरिए या चादर के जरिए बांधकर उसके अंदर रखा गया था। फिर उसे कुएं के अंदर फेंका गया था। जब बॉडी को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि बॉडी को भी जलाने की कोशिश की गई है और हो सकता है जो कातिल थे वो बॉडी को जला नहीं पाए और इसी आपाधापी में उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बॉडी को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। ये जो पूरा वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये दरअसल पूरा वाक्य 28 अप्रैल 2003 का है। राजस्थान का जसवंतपुरा गांव है, यहाँ का ये पूरा वाक्य है। अब पुलिस आसपास के थानों में तलाशी अभियान चलाती है, लेकिन पता लगता है कि कहीं भी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट ऐसी दर्ज किसी ने हाल ही में तो नहीं करवाई है। अब क्योंकि जब उस लाश को निकाला गया था कुएं से और क्योंकि उसका सिर भी नहीं था, आंतें बाहर आना शुरू हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा उसके अंदर से जितने भी ऑर्गन्स थे वो बाहर आ चुके थे और उससे बहुत ज़्यादा रखना नामुमकिन सा होने लगा था। पुलिस ने सोचा कि देर ना करते हुए इससे बॉडी को अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम ज़रूरी था। पोस्टमार्टम तो पुलिस ने करवा दिया, उसके अंतिम संस्कार भी करवा दिया। पुलिस ने हाथ पैर भी मारे कि भैया पता लगे कि लाश किसकी है और किसने इतने निर्दयी तरीके से एक लाश के साथ कुछ इस तरीके से जघन्य अपराध करने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि आसपास के किसी भी पुलिस थाने में किसी ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। मिसिंग रिपोर्ट या किडनैपिंग की रिपोर्ट, कोई भी ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। लेकिन लाश से ये पता लग रहा था कि ये कोई अडल्ट है, कोई बड़ा आदमी है और ये एक मेल है या कहें पुरुष है। इसके बाद पुलिस फाइल को रखी हुई थी, तभी पता लगता है कि आसपास की दूर एक इलाके में भवानी शंकर शर्मा, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये भवानी शंकर शर्मा है। उनके साथ उनके बगल में खड़ी हैं उनकी धर्मपत्नी निधि शर्मा। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में भवानी शर्मा और निधि शर्मा बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये जो पति पत्नी हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इसके पर्दे की पीछे की कहानी एक और भी है। दरअसल भवानी शर्मा अपने जो मार्बल वाला जो उनका बिजनेस है, उस ऑफिस में कई दिनों से दफ्तर नहीं जा रहे और उनकी जगह कौन जा रही हैं, तो उनकी धर्मपत्नी निधि शर्मा कई दिनों से अपने पति की जगह खुद ऑफिस जाकर वहां का पूरा कामकाज देख रही हैं, समझ रही हैं। दरअसल एशिया की जो सबसे बड़ी मार्बल मंडी है वो है किशनगढ़ राजस्थान में, और यहीं पर जो भवानी शंकर शर्मा हैं ये कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे थे।
अब जो निधि शर्मा है और भवानी शर्मा, इनकी जो रिश्ते हैं कुछ ऐसे हैं कि कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में अनबन है और दोनों एक दूसरे से बातचीत इन्होंने कम कर दिया है। लेकिन भवानी शर्मा अपने बच्चों और अपनी बीवी को लेकर अपने माता पिता से दूर रहने लगा है और ख़ास तौर पर कभी कभी किसी मौका पड़ने पर ही अपने माँ बाप से मिलने जाता है। और जब भी माँ बाप से मिलने जाता है, जो निधि शर्मा है, जो उसकी धर्म पत्नी है, उसे रोकती है, टोकती है और कहती है कि तुम अपने माता पिता को अकेले क्यों नहीं छोड़ देते, हम तुम्हारे परिवार हैं, तुम हमें संभालो। अब इसी लेकर अक्सर घर पर कलेश हुआ करता, झगड़ा हुआ करता, लेकिन जिंदगी चल रही थी। अब इसी को लेकर एक रोज़, क्योंकि जो मैंने आपको पूरा जो वाक्य बताया मैंने 28 अप्रैल 2003 का। अब क्योंकि कई दिनों से जो बेटा है वो ना ही उसने फ़ोन किया है, ना ही वो उनसे मिलने आ रहा है, तो जो लड़के के घर वाले थे तो वो परेशान होकर फ़ोन लगाना शुरू करते हैं। और जो खास तौर पर जो पिता दुर्गा प्रसाद हैं शर्मा, वो फ़ोन लगाते हैं निधि शर्मा को और पूछते हैं कि बेटा आजकल कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। इस पर निधि शर्मा कहती है कि अगर आपको कोई भी शक है कि आपका बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, तो आप गोदाम में आ जाइए, जहाँ ऑफिस है वहाँ पर आ जाइए, वहाँ पर मिल लीजिए। घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम आपको घर पे बुलाकर आपकी खातिरदारी कर सकें। अब इस पर जो लड़के के बाप को लगा कि हो सकता है कि मियाँ बीवी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ हो और इसलिए ये दोनों बातचीत नहीं कर रहे हों। लेकिन कहीं ना कहीं बाप को शक हो रहा था कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतने सालों में बेटे ने उनसे बात करने की कोशिश ना की हो। फिर दुर्गा प्रसाद किसी भी तरीके से अपने जानने पहचानने वाले थे, आस पड़ोस के लोगों को बोलते कि जरा पता लगाइए कि मेरा बेटा कहाँ है। तो हर कोई इसमें विफल रहा, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि भवानी शंकर मिश्रा कहाँ है। और जो निधि शर्मा, जिसे ये पता हो सकता था कि उसका पति कहाँ है, उसने चुप्पी साध रखी थी। 28 अप्रैल 2003 का ये वाकया था। उसके माँ बाप हाथ मारते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ पुलिस भी हाथ पैर मारकर उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर 4 मई 2003 को दुर्गा प्रसाद, क्योंकि उन्हें अखबार पढ़ने की आदत थी, वो जैसे ही अखबार खोलते हैं, जो फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ छपी थी, मैं हुबहू आपको पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या लिखा था। सावर पुलिस को एक व्यक्ति का जला हुआ सिर मिला है, जिसकी लेफ्ट आंख के नीचे स्टील की तार लगी हुई है। वहीं मृतक की दाहिनी कलाई पर एक मूली का धागा भी बंधा हुआ है। ये खबर छपी थी। खबर ये छपी थी कि जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक कटा हुआ सिर मिलता है जिसे जलाया जा चुका था। अब जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता लगा कि लेफ्ट आंख, जो बाईं आंख है, उसके नीचे तार के जरिए उसे जोड़ा गया था। एक बहुत बड़ा सबूत था। और जो हाथ था, उसकी दाहिने हाथ पर एक मूली का धागा बांधा गया था। अब जैसे ही दुर्गा प्रसाद को ये चीज़ें पता लगती है, उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है उसके बेटे को मारने की। इसके बाद जो दुर्गा प्रसाद, जो लड़के के पिता हैं, भवानी शंकर शर्मा के जो पिता हैं, वो फौरन ही अपने तीनों बेटों दामाद को कहते हैं कि भैया चलो साथ में मिलकर चलते हैं और निधि शर्मा से पूछताछ करते हैं। पुलिस थाने जाकर इस मामले को दर्ज करवाते हैं। पूरा का पूरा परिवार उठकर पुलिस थाने पहुंच जाता है। जो निधि शर्मा है, वो घर के हर एक कमरे को अच्छे से लॉक कर अपने साथ चाबी लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है। अब पुलिस के पास जैसे ही पहुंचते हैं, पुलिस कहती है कि बताइए क्या काम है। दुर्गा प्रसाद कहती है कि देखिए भैया, हमने एक अखबार में अभी खबर पढ़ी है कि जिसके मुताबिक एक लाश मिली है, जिसके बाईं आंख के नीचे तार से उसे बांधा गया है। पुलिस कहती है हाँ, हमें उसके बारे में जानकारी है, लेकिन अब हम आपको वो लाश नहीं दिखा सकते क्योंकि लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक था फैमिली के लिए, फैमिली अब कैसे पहचान करे कि ये उन्हीं की बेटे की बॉडी है या उन्हीं के रिश्तेदार की बॉडी है। इधर जो निधि शर्मा थी, उसका हाव भाव बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं था। बस वो खड़ी होकर सबको टकटकी निगाहों से देख रही थी, समझ रही थी कि हाँ आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद पुलिस ने परिवार वालों का हाव भाव देखा और कहा कि देखिए, हमने तो अंतिम संस्कार जरूर कर दिया है, लेकिन हमें जो मौका वारदात से सबूत मिले हैं उसे हमने अपने पास ही रखा है और उससे आप कहो तो हम आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक प्लास्टिक बैग, एक जूट बैग और उसके अंदर खून से जो सने कपड़े थे वो परिवार वालों के सामने लाकर रखा जाता है। दुर्गा प्रसाद फौरन ही कहते हैं कि ये हो सकता है मेरे बेटे का शर्ट है, लेकिन
जो बगल में खड़ी निधि शर्मा थी, वो अचानक से जो चुपचाप खड़ी थी, टकटकी निगाहों से सबको देख रही थी, उसने एक्टिंग करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया और कुछ इस तरीके से उसने चिल्लाना शुरू किया कि जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्हें लगा कि अचानक से बीवी निधि शर्मा को ये क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। इसके बाद निधि कहती कि दोनों जूट बैग है, ये हमारे घर के ही हैं और हो ना हो ये मेरे पति के ही जूट बैग है और प्लास्टिक बैग है जिसे ये काम पर जाने से पहले ये लेकर गए थे। पुलिस को लगता है कि जो निधि शर्मा जिस कॉन्फिडेंस से ये चीज़ें बता रही है, पहले चुपचाप थी और अचानक से इसने जो चिल्लाना शुरू किया, पुलिस को शक था लेकिन पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं थे। पुलिस मान लेती है कि ठीक है, हो सकता है भवानी शंकर शर्मा का हो या हो सकता है भवानी शंकर शर्मा का इलाज ना हो, तो इसके लिए पुलिस और भी ज़्यादा सबूत चाहती थी। कह देने भर से कि भैया ये मेरे पति का बैग है, ये मेरे बेटे का शर्ट है, इससे शिनाख्त नहीं हो सकती। उसके बाद दुर्गा प्रसाद शर्मा जी कहते हैं कि देखिए, हमने जिस तरीके से आपसे कहा था कि जो अखबार में उन्होंने खबर पड़ी थी कि बाईं आंख में तार बांधा गया था, तो मैं उस चीज़ का सबूत देना चाहूँगा। दरअसल जो मेरा बेटा है भवानी शंकर शर्मा, उसका एक्सीडेंट हुआ था लगभग आज से 11 साल पहले और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर शाह जी ने उनका ऑपरेशन भी किया था। अब वो सारे सबूत वो पेश करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन में जो गाल की हड्डी और जो लाट की हड्डी है उसे तार से जोड़ा गया था क्योंकि एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। आज से ठीक 11 साल पहले ये चीज़ हुई थी। पुलिस ने कहा कि देखिए, आप जैसे कितने लोगों का ऑपरेशन होता होगा, इससे हम कैसे मान लें कि ये आप ही के बेटे का है। इस पर जो पिता दुर्गा प्रसाद उस डॉक्टर का नंबर देते हैं, डॉक्टर शाह को फ़ोन किया जाता है। डॉक्टर शाह बहुत एक अच्छी चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं देखिए, पूरे इंडिया में ऐसा ऑपरेशन करने वाला या ऐसे स्पेशलिस्ट सिर्फ वही हैं और उन्होंने ही सारे ऑपरेशन किए हैं और सिर्फ राजस्थान के 3 लोगों के ऐसे ऑपरेशन हुए हैं और जिसकी बात करें दुर्गा प्रसाद, उनका ऑपरेशन भी उन्होंने आज से ठीक 11 साल पहले किया था। अब पुलिस के पास पूरे राजस्थान में ऐसे ऑपरेशन करने वालों के ऐसे जिनके ऐसे ऑपरेशन हुए थे उनके 3 नाम थे। अब इन तीनों नाम को खंगाला जाता है, उसमें से पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भवानी शंकर शर्मा वो उनका आता पता नहीं है, जिससे पुलिस ये पुख्ता कर लेती है कि ये लाश सिर्फ और सिर्फ भवानी शंकर मिश्रा की ही है। अब ये तो पता लग गया कि कपड़े से, बैग के जरिए और खुद जो डॉक्टर साहब ने जो सबूत पेश किए उसके बाद ये पता लग गया कि ये लाश सिर्फ और सिर्फ भवानी शंकर मिश्रा का है, माफ कीजिएगा शर्मा का है। लेकिन ये चीज़ कैसे पता लगाया जाए कि भैया भवानी शंकर शर्मा को इतने बुरी तरीके से कौन मार सकता है। और जिस तरीके से पुलिस का शक जो बीवी पर पहले जा रहा था, तो पुलिस को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भवानी शंकर शर्मा जो हैं वो लंबे ऊंचे कद के हैं। बीवी कभी भी अपने पति को इतने निर्दयी तरीके से नहीं मार सकती, क्योंकि भवानी शंकर शर्मा और निधि शर्मा के 2 बच्चे भी हैं। अब इन 2 बच्चों के होने के बावजूद क्या कोई किसी को ऐसे मार सकता है? तो पुलिस को निधि के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिल रहे थे। परिवार के हर किसी शख्स से बात किया गया, मायके वाले की तरफ से या कहें जो लड़के के परिवार वालों की तरफ से भी बातचीत की गई, जो बीवी निधि शर्मा के मायके से भी बातचीत की गई। पुलिस पहले तो जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो कई लोगों ने एक दूसरे पर आरोप मढ़ना शुरू किया। तफ्तीश जारी रही, कुछ ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस पूरे जांच प्रक्रिया में एक चीज ठोस थी, ये थी कि ये जो निधि शर्मा है और जो भवानी शंकर शर्मा हैं, इनके बीच रिश्ते ठीक नहीं थे और इनके बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। अब झगड़े किस प्रकार होते थे, क्यों होते थे, इसमें पता लगा कि जो निधि शर्मा का जो भाई है वो भी इस झगड़े में शामिल है और अक्सर भवानी शंकर शर्मा के बीच में वो फ़ोन करके उन्हें समझाता था कि जीजा जी आप ऐसा मत कीजिए, जीजा जी आप ऐसा मत कीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। पुलिस फिर निधि शर्मा के भाई को रिमांड पर लेती है। उससे पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करती है, पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या नहीं पता है, लेकिन वो कुछ गोलमोल जवाब दे रहा था। उसके बाद पुलिस निधि शर्मा को सामने बैठाती है, उसके भाई को भी उसके सामने बैठाती है और पुलिसिया तरीके से अच्छी खातिरदारी के बाद उससे पूछा जाता है कि भैया तुम अब सच बता ही दो, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम गए तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। सामने बैठी जो निधि शर्मा थी वो अपने भाई की हालत देखकर टूट जाती है और एक के बाद एक अपना गुनाह कबूल कर लेती है।
कबूल ऐसे करती है और बताती है कि देखिए, मैंने ही अपने पति को मरवाया है, और मरवाने के पीछे उसने जो तर्क दिया वो भी बेहद चौंकाने वाला था। अब पता क्या लगता है? दरअसल पता लगता है कि जो निधि शर्मा है उसे अपने पति पर शक था। शक ये था कि जो पति भवानी शंकर शर्मा है वो अक्सर मुंबई निकल जाते हैं फ्लाइट पकड़कर, और वहाँ पर जाकर किसी गैर औरत के साथ वो रिश्ते में है और वहाँ पर जाकर अय्याशी करते हैं। ये सिर्फ शक भरता निधि शर्मा को, उसके पास कोई ऐसे सबूत नहीं थे। अब निधि शर्मा के पास दूसरा जो शक करने का कारण एक ये भी था कि उसे ये लग रहा था कि जो उसका जो पति है वो अपने परिवार वालों के ज़्यादा करीब है बजाय उसके। उसे ये लगता था कि आज या कल कभी भी जो इतनी बड़ी जो बिजनेस प्रॉपर्टी है वो उसके परिवार वालों के नाम कर देगा बजाय बीवी और बच्चों के नाम करने के लिए। तो निधि शर्मा को प्रॉपर्टी का लालच भी था, उसे शक भी था कि उसके पति कहीं और जाते हैं। इसलिए उसने प्लान बनाया कि मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। दरअसल डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। जब पुलिस तहकीकात कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें एक एक कर मिल रही थी। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि निधि शर्मा और जो भवानी शंकर शर्मा इनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बहुत सारे पन्ने हैं, मैं आपको एक छोटा सा पन्ना आपको पढ़ के बता देता हूं, और जो 15 मई 2002 पेज नंबर 134 पे लिखा गया था। अब देखिए, एक पति जो अपनी बीवी से, अपनी शादीशुदा जिंदगी से किस कदर परेशान है और वो अपनी डायरी पर क्या लिख रहा है। सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने मना किया तो वो घर से जाने लग गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर पलटवार भी किया। मैंने उसे दिखाने के लिए कोर्ट का नंबर लिया और फोन भी लगाया। मुझे पता था कि कोर्ट में दोपहर 1 बजे तक ही काम होता है, तो मैंने जानबूझकर टाइम जाया किया। दोपहर 1 बजे हम दोनों कोर्ट पहुंचे, तब कोर्ट बंद हो गया था। उसने वकील के पास चलने की जिद की। हम वकील के पास गए और तलाक की पेपर रेडी करने के लिए कहा। वकील ने हम दोनों को खूब समझाया। इसके बाद निधि मोटरसाइकिल से जयपुर के लिए रवाना हो गई और मैंने उसे खूब ढूंढा, फिर भी मुझे उसका कोई अता पता नहीं मिला। अब यहां से ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही थी कि जो दोनों मियाँ बीवी हैं ये तलाक लेने के लिए आमदा थे, और तलाक लेने के लिए, और जिस तरीके से जो भवानी शंकर है वो तलाक को रोकना चाहते थे, इसलिए वो जानबूझकर टाइम जाया कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने डायरी पर लिखा है। अब एक और तारीख का आप पढ़ लीजिए, 20 मई 2002 पेज नंबर 139, या कहें लगभग 5 दिन बाद। अब वो क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। निधि ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके व्यवहार और स्वभाव को लेकर उसके घर वालों को क्यों बताया। उसने मुझे कहा कि तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। उसने मुझे धमकी दी है कि तुम या तो अपनी कंपनी से लोगों को निकाल दो या फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मैंने उससे रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि स्टाफ को तो निकालना ही पड़ेगा, वो मेरे लिए बच्चों और के लिए खाना भी नहीं बनाती। अब कई पन्नों पर जो भवानी शंकर मिश्रा जो शर्मा जी हैं वो ये लिखते हैं कि जो बीवी निधि शर्मा है वो अक्सर खाने में कुछ ऐसी चीज मिला दे रही है जिससे उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। उन्हें शक था कि जो उनकी बीवी है उनके खाने पर जहर मिला रही है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। तो डायरी की पन्नों के जरिए भी पुलिस के पास एक सबूत ये भी मिल गया था निधि शर्मा के खिलाफ। अब जब निधि शर्मा के सामने सारे सबूत पेश किए जाते हैं तो निधि शर्मा टूटती है और कहती है कि हाँ, मैंने अपने पति को मरवाया है और मरवाने के लिए मैंने घर के ही ड्राइवर की मदद ली है। और घर के ड्राइवर ही क्यों, पड़ोस में रहने वाले जो भवानी शंकर शर्मा के जो दोस्त हैं उन्हें भी पैसे का लालच देकर मैंने इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया है। दरअसल एक रात को जब जो भवानी शंकर शर्मा ऑफिस से आते हैं, जो बीवी निधि शर्मा उन्हें जूस में नींद की गोली मिलाकर पिला देती है और जिससे वो बेहोशी की हालत में सो जाते हैं। इसके बाद ड्राइवर को बुलाती है और जो पड़ोस में रहने वाले एक और शख्स को बुलाया जाता है जो फैमिली फ्रेंड था। दोनों को पैसे का लालच दिया गया था। निधि शर्मा बेहोशी की हालत में अपने पति का सिर कटवाती है और जो भी खून उस बॉडी से निकल रहा था उसे जर्किन के अंदर वो भरती हुई चली जाती है। याद रखिए, एक अपने ही पति की लाश को काटना, कटवाना और उसके बाद जो भी खून निकले उसे जर्किन के अंदर भरना, और इसके बाद वो जो कटे हुए सिर को ले जाकर गैस के ऊपर जलाने की कोशिश करती है। सर बिल्कुल अच्छे से जल जाता है। जब ये पुख्ता हो जाता है कि इस सर से पहचान कर पाना मुश्किल है तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद इस बॉडी को ले जाकर वो जलाने की
कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी ठीक से जल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बॉडी को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। इसके बाद तीनों निकल पड़ते हैं इस बॉडी को तालाब किनारे या किसी भी सुनसान जगह पर फेंकने के इरादे से। कुल्हाड़ी जी जो थी उसे बबूल के पेड़ के पास फेंक दिया गया था। बबूल वही जो राजस्थान या जो सूखे वाले इलाकों में जो कांटेदार पेड़ होते हैं उसके पास एक कुल्हाड़ी को फेंक दिया गया। जो जर्किन था जिसमें खून भरा हुआ था, जो सबूत मिटाने के तौर पर था, उसे जमीन के अंदर दफना दिया गया था। अब होता यूं है कि इनके पास थी कटा हुआ सिर और बॉडी को इन्होंने अच्छी तरीके से पैक कर दिया था। जलाने की कोशिश की थी तो शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ते तो उन्हें दिखाई देती कि पीसीआर वैन जो रात के वक्त पुलिस की जो गाड़ी थी वहां पे गश्त लगा रही थी, तो ये डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि पुलिस इन्हें पकड़ लेगी। इसके बाद ये डर के मारे सिर को एक तालाब किनारे फेंक देते हैं और जो पुलिस के डर से इस बॉडी को एक कुएं के अंदर फेंक कर फरार हो जाते हैं। मकसद ये था कि किसी को भी ये समझ नहीं आएगा कि इन्होंने कत्ल किसका किया है। लाश की पहचान कभी भी नहीं हो सकती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक छोटी सी गलती भी आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इसके बाद जैसे ही पूरा मामला खुलता है हर कोई दंग रह जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक माँ जो 2 बच्चों की माँ है, उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी, खुद की भी और अपने बच्चों की भी। जिसके बाद जो दोनों बच्चे हैं वो तो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए और जो बिजनेस था ये फलता फूलता रहा। लेकिन जब माँ सज़ा पूरी कर लेती है और कह रहे हैं कि अभी जो दोनों बच्चे हैं और जो इनकी माँ निधि शर्मा है, अब निधि शर्मा का दावा यह है कि वो प्रॉपर्टी पर भी अपना अधिकार जमाना चाहती है। वही प्रॉपर्टी जो उसकी पति की थी और उसके पति को उसने जो मरवाने की जो साजिश रची, उसके बावजूद वो पति के हिस्से में से अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। और जो दोनों बच्चे हैं वो अपनी माँ के खिलाफ कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं कि जो माँ ने जो कृत्य किया है उसके बाद पिता की जो प्रॉपर्टी में से हिस्सेदारी देना बिल्कुल भी गलत होगा। लेकिन कानून तो कानून है और ये फिलहाल कोर्ट में मैटर है कि क्या निधि शर्मा को भवानी शंकर शर्मा का जो प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस है, वो दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। अब जिस तरीके से इस पूरे वारदात को छुपाने की कोशिश की गई, इसमें ये भी कहा गया कि देखिए जो ड्राइवर है जो निधि शर्मा है उनके बीच में कोई इलिसिट रिलेशन था और जिसकी वजह से ड्राइवर ने निधि शर्मा के साथ देने की कोशिश की। तो इसके बारे में पता लगा कि निधि शर्मा ने ये कहा कि जो भी बोलेरो गाड़ी जो उनके पास है वो ड्राइवर को उन्होंने देने की बात कही थी और कहा था कि तुम्हें मोटा पैसा मिलेगा और मुनाफे में जो भी कमाई होगी उसमें कुछ हिस्सा तुम्हें मिलते रहेगा। पड़ोस के जो शख्स था जो हेल्प करने आया था, जो फैमिली फ्रेंड था, उसे निधि शर्मा ने कहा कि देखो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, जो भी प्रॉफिट होगा हम तुम्हें देंगे और बहुत साल पहले जो हमने तुम्हें कर्ज दिया था तुम्हें वापस लौटाने की उससे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उस पैसे को रख सकते हो और समझो कि तुम्हारा कर्ज पूरा हो गया अगर तुम मेरे पति को मरवा देते हो। तो जिस तरीके से निधि शर्मा ने प्लॉटिंग की, लाश को छुपाने की कोशिश की, उनका फुल प्रूफ प्लान था कि कभी भी कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। इसके बावजूद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, जिस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे केस को, निधि शर्मा पुलिस के चंगुल में फंसती हुई चली गई। बस एक सिरे के जरिए बाईं आंख में जो तार का जो ऑपरेशन हुआ था, जो बाईं आंख के नीचे जो तार का जो ऑपरेशन हुआ था, उसके जरिए पुलिस ने एक सिरे को पकड़कर पूरे केस को ही सुलझा डाला। और ये कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि आप शायद कितनी भी चालाक क्यों ना हो, कितनी भी आप शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी।